बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। वो हुकूमत जो इस दावे पर सामने आई थी कि वो बाहर से लूटी हुई रकम वापस लाएगी, हुआ ये कि पाकिस्तान से जुर्माने की मद में हमने कई बार देखा कि जो हमारा ख़जाना था, कौमी ख़जाना, वहाँ से बहुत सारी रकम बाहर की उन एजेंसियों को दी जा रही है जिनके साथ जो मुआहदे हुए वो मशकूक थे। और अब तहकीक के बाद क्या सामने आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिसने तहकीक और तफ्तीश करनी है वो कमीशन भी मुतनाज़िब बन गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसको इमरान खान साहब एक बहुत क्रेडिबल इदारा कहते थे जब वो हुकूमत में नहीं थे, उनकी रिपोर्ट सामने आई है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान 4 दर्जे तनज़ली के साथ, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से तासुर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, ये परसेप्शन इंडेक्स है कि मुल्क में जब आप किसी से बात करते हैं कि आपको थाने कचहरी जाना पड़ता है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, सरकारी अस्पताल जाना पड़ता है, आप कोई भी काम करवाने जाते हैं, तो क्या वहाँ पे आपको रिश्वत देनी पड़ती है, नहीं देनी पड़ती है? आपको लगता है कि करप्शन सरकारी इदारों में बहुत ज़्यादा हो गई है? तो 4 दर्जे तनज़ली हुई है। मतलब पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 सालों से हम देख रहे हैं कि हम इंडेक्स में पीछे जा रहे हैं और पाकिस्तान में करप्शन बढ़ रही है। अब हुकूमत इस पे ये कहती है, जो हुकूमती तर्जुमान है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ये जो इस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, ये माजी की हुकूमतों के डाटा के ऊपर मबनी है और इसमें मौजूदा हुकूमत की ना किसी स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट किया गया है, ना कोई ऐसे काम किए गए हैं कि आपको पता चले कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा मसला आया हो, कोई ऐसे बड़े स्कैम्स आए हों कि जिनको बुनियाद बना के ये रिपोर्ट मुरतब नहीं की गई, बल्कि कुछ माजी की हुकूमतों का डाटा है और कुछ जो सोर्सेज हैं, जो उनका जो मेथड है, उसके ऊपर भी आज हुकूमती जो अरकान हैं, हुकूमती रहनुमा हैं, वुज़रा हैं, तर्जुमान हैं, वो उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बात जो असल कहने की है वो ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने अपना पूरा का पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव एहतसाब के नाम पर कायम किया, वो नाकाम हो गई है? एहतसाब के अमल की शफाफियत को और क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश कराने के हवाले से अगर वो नाकाम हो गई है तो उसकी वजह क्या है? मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है नुसरत वाहिद साहिबा, जो कि पीटीआई के एमएनए है, सीनियर रहनुमा है। नुसरत, आपका बहुत शुक्रिया। जाफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। जाफर साहब बहुत शुक्रिया। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तजियाकार हैं। जन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ भी मैं आपसे ही करना चाहूँगी। वो हुकूमत जो एहतसाब के नाम पर उन्होंने अपना सारा जोर एहतसाब के ऊपर लगाए रखा है। पीटीआई के दौर में बहुत ज़्यादा एहतसाब का लफ्ज़ हमने सुना, बहुत ज़्यादा केसेस बने, बहुत ज़्यादा लोगों को हमने जेलों में देखा। ये बहस अलग है कि वो लोग ज़्यादातर अपोजिशन से थे या सारे के सारे अपोजिशन से थे। आपके ख्याल में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, जिसके बारे में वज़ीर आज़म साहब ने आज कहा कि उन्होंने ये पढ़ी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर ज़ाहिर है हुकूमत का मौक़िफ़ उससे पहले ही सामने आ गया था, तो आप कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को और जिस तरीके से हुकूमत इसको रिस्पॉन्ड कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जिस तरह पहले भी होता रहा और अब भी हम इस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पे इग्नोर नहीं कर सकते। और उसमें 2 एक फैक्टर हैं जो नज़र आ रहे हैं कि जहां हमें डिटेरियोरेशन हमारी हुई है, जिसकी वजह से हम 4 पॉइंट नीचे गए हैं या 4 सीढ़ियाँ नीचे गए। अब इन हालात में जब ये चीज़ें वाज़ेह हैं, नज़र आ रही हैं, तो हुकूमत को इसको पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्टिवली लेना चाहिए, बजाय इसके कि इसी को आप चैलेंज करना शुरू कर दें कि जी इसमें ये खराबी, इसमें वो खराबी। ये एक आपके लिए आप कह लीजिए कि 9 पॉइंट्स की एक ऐसी फहरिस्त मौजूद है जिस पे आप ऊपर आप अपनी कारकर्दगी भी चेक कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि वाकई कहीं हम तनज़्ज़ुली की तरफ तो नहीं जा रहे। दूसरी बात यह है कि जो नारा जिसकी बुनियाद पे वोट मिले पीटीआई को, वो ये था कि लूटा हुआ माल वापस लाएंगे, चोरों को सजा देंगे। तो इन 2.5 सालों में या इससे कुछ ज्यादा वक्त हो गया, आपने देखा है कि ना तो कोई लूटा हुआ माल वापस आया और ना ही किसी को सजा हुई। और अब ये 2 साल आगे जो 2 सवा 2 साल रहते हैं, इसमें भी सजा नहीं होगी। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत ये समझती थी कि हमारे सिर्फ हुकूमत में आ जाने से ही ये सारा कुछ हो जाएगा। वो नहीं होता। इसके लिए एक हिकमत अमली चाहिए थी, एक स्ट्रेटजी चाहिए थी, अदारों की असेसमेंट चाहिए थी।
कि ये क्या प्रोफेशनली ठीक हैं, क्या इन अदारों में खुद तो नहीं करप्शन आ चुकी हुई, क्या लोग उसमें जो काम कर रहे हैं वो मेरिट पे आए थे या पॉलिटिकल एफिलिएशंस की बुनियादों पे आए थे। पुलिस का है या तहकीकाती अदारे आपके, FIA है, नैब है, FBR है, SCCP है, ये इनका एक इसकी एक स्टडी, इसके लिए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी इनकी स्टडी की बेस से। ठीक है। और फिर वो आप उनसे डिमांड करते एक रिजल्ट, तो वो तो है नहीं। आपको लगता है कि अब होगा ये कि इमरान अगर खान साहब अगर ने 2 साल गुजर जाते हैं और लोग इसी तरह लटके हुए फारिग हो जाते हैं और आगे किसी की हुकूमत और आती है, ये छूट जाएंगे। ठीक है। जब छूट गए तो आपको बाहर निकल के यही कहेंगे कि जनाब हमें तो विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, तो आपके पास दिखाने के लिए है क्या? आपको किसको सेटिस्फाई कैसे करेंगे? आप वाकई आप तो ना पैसा ला सके ना सजा दिलवा सके। तो ये जिस सिस्टम के साथ लटके हुए हैं वहां से इनको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसे लगता है कि खान साहब ने जो नारा लगाया कि 90 दिन के अंदर मुल्क से करप्शन खत्म हो जाएगी, जाफर इकबाल साहब, आपके ज़माने में जब ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट्स आती थी तो खान साहब कहते थे कि ये एक ऐसा क्रेडिबल इदारा है कि जो पूरी दुनिया में देखता है कि करप्शन के क्या वाक़यात हो रहे हैं और कितनी करप्शन हो रही है मुल्कों में। आज PTI के लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो पुरानी हुकूमतों का डाटा है और इसका मेथड भी ठीक नहीं है। अब वो शायद कहेंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इदारा भी ठीक नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक हुकूमती जवाब का इसके ऊपर है, वो सिर्फ़ एक ये नहीं कि आप इस रिपोर्ट की बात करें, आप उनका कोई किया हुआ वादा, कोई एक, और बिल आखिर जनाब वज़ीर आज़म को ये कहना पड़ा कि अजीम लीडर जो है वो यू टर्न लिया करते हैं, और इसके ऊपर भी यही कुछ हो रहा है। सबसे पहले शहबाज गिल साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने बग़ैर पढ़े जो है वो बात करना शुरू कर दी। फिर जब उन्हें बताया गया कि भाई 2019 और 20 का डाटा है और किसी एक के अंदर 18-19 का है, और 18-19 का भी अगर साल लिया जाए तो हम जून में जा चुके थे, इंटरिम गवर्नमेंट थी और फिर PTI की गवर्नमेंट थी। तंजीला इन सारी चीज़ों को छोड़ के, सारी बहसों को, शहबाज गिल साहब ने क्या जवाब दिया, मैं क्या कहता हूँ, दूसरा क्या कहता है, एक दूसरे की सियासी मुखालफत के, आज इस रिपोर्ट आने के बाद मैं बतौर सियासी कारकुन ये कहने पर मजबूर हूँ कि आप एक आम आदमी से पूछें, रेडीबान से, ठेले वाले से, किसान से, मज़दूर से, आप किसी भी कारोबारी आदमी से पूछ लें जिसका बहुत बड़ा बिज़नेस इंटरेस्ट है, आप उससे पूछ लें, या आप किसी भी ऐसे इदारे से पूछ लें जो इस तरह की तहकीक करता है, तो आपको सबसे पहले वो कहेंगे कि ये नालायक हैं। अभी जनरल साहब ने ज़रा सुलझे हुए लफ्ज़ों में कहा, बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अपने लिहाज से उन्होंने। अच्छा, दूसरा वो कहेंगे नाअहल हैं, और तीसरा अब ये है कि झूठ इतने बोलते हैं। कल किसी ने कहा कि वज़ीर आज़म इन सारी बातों के बावजूद इतने एतमाद से जो है वो गुफ्तगू करते हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। यही रिपोर्टें और इमरान खान साहब के पुराने बयानात अगर आप सिर्फ दिखा दें लोगों को, तब इन्हें क्या समझते थे और आज क्या कह रहे हैं, और अगर आप इसका नुक्ता नंबर 7 और 8 पढ़ें कि जिन इदारों ने देखा है, जिन इदारों ने तहकीक की है, पूरे साल भर की रिपोर्ट्स ली हैं, और ये ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि जिसके बस आप देख लें कि आ गई और चली गई। जितने आपके दुनिया के साथ मामला है, आपने वर्ल्ड बैंक से बात करनी है, आपने IMF से बात करनी है, आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात करनी है, इन सारी चीज़ों को, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब इनको देखेंगी। तो अब वो जो हर जगह जाएगा। अब वो जो 3-4 नुक्ते, 2 नुक्ते जिनमें हमारे पॉइंट्स जो हैं वो कम हुए हैं और जिनकी वजह से दर्जाबंदी में हम नीचे चले गए हैं। 2017-18 में अगर आप लें तो हम थे 117 नंबर, आज हम 124, 7 दर्जे, पहले 120 पे आए और अब 124 पे आ गए। और उसकी वजूहात क्या हैं, वो इसमें लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट एग्जेक्टिव है, जो पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करने वाले हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो जुडिशल एग्जेक्टिव्स हैं, जो पुलिस और मिलिट्री एग्जेक्टिव्स, ये भी बीच में लिखा हुआ है, उन सब के यहाँ उनके दफातर में काम की कारकर्दगी और उस काम को अपनी, उस दफ्तर को और उस मनसब को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करना ज़्यादा है और जिस मकसद के लिए बिठाए गए हैं वो कम है। इसलिए इस बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि ये करप्शन का बड़ा है यहाँ पे इंडेक्स। और आप देख लें, आप इनके ताहिर सादिक साहब MNA हैं, मेरे पास वीडियो है, मैं दे देता हूँ, चला दीजिए। वो कहते हैं मैंने खान साहब से भी कहा कि भाई अब तो आम आदमी कहता है, मेरे हल्के में वो कहते हैं रेट बढ़ गया करप्शन का।
पीटीआई के एमएनए ये कह रहे हैं, और पीटीआई के एमपीए परवेज इलाही साहब से मिले और उन्होंने वहाँ उनसे क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि जी मेरे वहाँ डेरा, वो डेरा गाजी खान से हैं, बुजदार साहब के वहाँ से हैं, कि ये हालत हो गई है कि ना चादर और चारदीवारी महफूज है और ना ही जो है वो ठीक है, कोई ठीक है, मैं जरा इस नुक्ते पे वापस आती हूँ, जरा नुसरत से जवाब ले लूँ। नुसरत, एक वो हुकूमत जिसका सारा का सारा फोकस ज़ाहिर है करप्शन के ऊपर ही था, अब आप कहें कि परसेप्शन इंडेक्स है, लोगों की परसेप्शन जो है वो बुरी हो गई है कि ज़्यादा करप्शन हो गई है पाकिस्तान में, और उसमें ज़ाहिर है हकीकत हो सकती है, नहीं हो सकती, ये बहस तो हो सकती है, लेकिन क्या आप लोगों के लिए एक बड़ा धचका है? आपको लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद खान साहब जो हैं वो अपनी स्ट्रेटजीज़ को तब्दील करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीला, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखें, इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आफ्टर रीडिंग द रिपोर्ट एंड एवरीथिंग, कि समझ ये आती है कि अगर हमारी हुकूमत या वज़रा करप्शन कर रहे हैं तो फिर एक बात बनती है, लेकिन एक्चुअली जो जिस चीज़ के ऊपर मैं ज़ोर देती हूँ वो ये है कि आप ये देखें कि पिछली दोनों हुकूमतों ने वो कुछ किया जिससे हमारे अंदर करप्शन का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अब हम में से 90% लोग जो है ना वो करप्शन करते हैं, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी, उन्हें पता ही नहीं है कि करप्शन है। उसमें आपको माली भी आता है, उसमें आपको कुक भी आता है, ड्राइवर भी आता है, और बड़े ऊपर चलते जाएं तो ज़ाहिर है सब। तो ये लोग करप्शन नहीं करते, ये करप्शन करते हैं, ये नहीं करते, करप्शन करते ये हैं। मजबूरी आप करते 10 रुपए की चीज़ बिल्कुल ये नहीं आप करते। मंगवाएं, 10 देखें, रुपए की चीज़ आप 15 आरिफ रुपए की नकवी लाके का नाम देंगे। नहीं लेंगे, जिसको इमरान खान ने कहा कि देखिए, वो एफआईए बिल्कुल- इंक्वायरी ना करे, बिल्कुल जिसे अलग कहा कि चीज़ चला है। जाए, उसका जिक्र उसको- नहीं करेंगे। वो आज एक बरतानिया ताजिर की अदालत ने $7 अरब गालबन है कि अमेरिका के हवाले करने जा रहे हैं, आप बोल रहे और हैं आप बस ये- इल्जाम अच्छा, दे रहे नुसरत हैं। साहब को बात पूरी करने में वापस आऊंगी। नहीं, मैं इस कि बात पर आप एतराज किसकी करूंगा, बात आप कर रहे हैं? माली और ड्राइवर की बात करेंगे। जी बिल्कुल, वो छोटे पैमाने पे मासी को नहीं देखेंगे तो परवेज कोड़ा खटक छोड़ की बात जाएगी। करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हम? जहांगीर अगर वो तरीन की करप्शन नहीं करेंगे, क्यों नहीं खुसरो करेंगे? मुख्तार की आप नहीं ये करेंगे। देखें, जहांगीर तरीन की बात करते हैं, 70% तो मिले आप लोगों के पास नहीं, है। मिले हमारी हैं। आप किस वो किस्म की किसने- बातें वो कर रहे हैं? सब्सिडी किसने दी? Let her सब्सिडी speak. किसी उनका एक ने अपना नहीं मौक़िफ़ है। दी। ये एक वज़ीर आज़म आपने- इमरान खान ने दी। देखें, ये चीज आपके जमाने से चल रही है, बल्कि उससे भी पहले से चल रही है। अपने ज़माने की तो हम बात अपने करें ना, ज़माने हमारे को की- छोड़ें। वो चीज तो आते साथ ही एक चीज पड़ गई। पहली हुकूमत है जिसने उसको ओपन किया, अपने इंतहाई करीबी किसको दोस्त को जिम्मेदार सजा ठहराया? दी। किसको जिम्मेदार? तो ये तो कौन है? आस्ता आस्ता होगा, अदालतें उम्मीद कितना करेंगी। 10 साल लगेंगे, 20 लगेंगे? बेशक, जब 40 साल में ये हाल पहुंचा है पाकिस्तान का, तो 2-2.5 साल में 40 साल में तो आज नैब का प्रोसिक्यूटर कह रहा है, वो फवाद आलम क्या नाम है उनका, कि जी मैंने वो उसके यूं ही जो है वो आपको क्या पता है इस रिपोर्ट की सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है? वो कह रहे हैं कि जो नैब ने रिकवरी की है पिछले 2 सालों में, 10 सालों की रिकवरी जो है वो 48 अरब है। और इस रिपोर्ट में नैब का कोई जिक्र नहीं है। इस सारी रिपोर्ट में नैब का कोई जिक्र नहीं होगा, लेकिन है। उन्होंने कहा है कि नैब की जो उनकी वेबसाइट पे जो गूगल पे है, नैब का कोई जिक्र नहीं है। मुझे नून लीग के लोगों से यही है कि ये बोलने नहीं, नहीं- रिपोर्ट में उन्होंने नैब का कहा। लेट her speak। जाफर साहब आपके पास आऊंगी, आप नहीं, सारी बता देना आप सारी कहाँ बातों नैब का का जवाब जिक्र है। दीजिएगा, सारी बातों का जवाब दीजिएगा उसमें जी। उन्होंने जी आप बताइए जैसे आप कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि उसमें नैब का लिखा हुआ है कि बावजूद इसके कि नैब ने रिकवरी पहले से बेहतर की हैं, ज्यादा की हैं, उसके बावजूद परसेप्शन ये है कि करप्शन बढ़ी है। ठीक है, ये 24 इसमें इस खरब। रिपोर्ट में उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ ये बात को। ठीक है, अच्छा जरा नुसरत को बात पूरी करने देते हैं, फिर हमने ब्रेक 24 खरब 81 अरब और 85 करोड़ रुपए ये रिकवर किए हैं नैब ने। तो इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन मसला ये है कि मैं और आप अब आदी हैं इस चीज़ के। हमें पता ही नहीं है कि करप्शन क्या है और करप्शन क्या नहीं है। और अगर दिन में खत्म क्यों कहते हैं? नहीं, देखें, वो चीज़ उस वक्त है जब आप हुकूमत पे नहीं है और पहली दफ़ा आ रहे हैं। उनकी पहली सरकारी पोस्टिंग जो है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर है, तो वो उनको अंदाज़ा इस तरह का नहीं था। करप्शन का तो पता था कि करप्शन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब आप अंदर आए हैं तो आपको पता चल रहा है कि एक एक इदारा 100 अरब के नुकसान पे है। चाहे वो पीआई है, चाहे वो रेलवे, चाहे कुछ और जो मर्जी ले लें, स्टील मिल वगैरह। स्टील मिल आपको पता है 2008 में चलती हुई स्टील मिल के प्लग निकाले गए हैं, उसके अंदर लोहा आज भी मौजूद है, वो जो पिघला हुआ लोहा था वो जम गया वहाँ पे। उसके बाद वो सारी उम्र से उन जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको तनख्वाह दे रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है, लेकिन हम उसको ठीक कर देंगे। अच्छा, अब आप 15 साल हुकूमत करके उसके बाद अब आपको हुकूमत मिल जाए तो आप ठीक अच्छा, कर देंगे। ब्रेक से वापस आते हैं तो आपकी बातों में जो जाफर साहब बात करना चाह रहे थे उनसे भी पूछते हैं और जैन साहब से भी। ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए जी।
जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जज साहब, अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों की उम्मीद मुझे लगता है खान साहब ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। ये तो कोई भी नहीं कहता कि मुल्क में करप्शन नहीं है, ना तो ये नून लीग कहती है, ना पीपल्स पार्टी कहती है, ना ही जो गैर जानिबदार लोग हैं वो कहते हैं, ना तज्जियाकार कहते हैं, ना सहाफ़ी कहते हैं तो सारे यही है कि करप्शन है। लेकिन खान साहब ने कहा था मैं 90 दिन में ख़त्म कर दूंगा, और वो ये भी कहते थे मेरे पास एक टीम है पूरी जिन्होंने होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि खान साहब अब जिस जगह पे खड़े हैं, जाहिर है अब आधा दौर उनकी हुकूमत का मुकम्मल हो चुका है, अब ये जवाबदही वाले फेज़ में खान साहब जाने के लिए तैयार हैं नहीं? वो कहते हैं कि ये सब मैं पिछली हुकूमतों का गन साफ कर रहा हूँ। आपको लगता है कि बहुत अरसे तक वो यही आर्गूमेंट जो है वो देते रहेंगे लोगों को, लोग मुतमईन रहेंगे? देखें, वो तैयार हो न हो, लेकिन जवाब तो लोग मांगेंगे, क्योंकि जब आप अपने मुंह से कुछ कहते हैं, आपके अल्फाज जो हैं वो लोगों के पास महफूज हो जाते हैं, और वो लोगों को इससे गर्ज नहीं होती कि आपने होमवर्क किया, नहीं किया, ठीक किया। ये मेरा अंदाजा है कि इमरान खान जो जो कुछ कहते रहे, वादे उन्होंने किए, उन पे उन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से वो खुद एक अनरियलिस्टिक किस्म की एक सोच लेके तो साथ चल रहे थे। ये चीजें बाहर बैठे हमें भी नजर आता था कि क्या ये रहे हैं लोग, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये आज उनको यही कुछ हॉन्ट करेगा, उनको बाद में ये इन चीजों की जवाब तलबी लोग करेंगे कि आपने 90 दिन का कहा था, तो 90 दिन नहीं तो चलें आप 5 साल में ही कर लेते जो आपको मिले थे, तो वो भी नहीं हुआ। असल चीज ये है, जहां ये गलती खा गए, वो ये है कि हमने इस मुल्क में करप्शन को बहुत लंबे वक्त तक के लिए चलने दिया। आज सूरत हाल ये है कि रियासत कमजोर और करप्ट माफिया ज्यादा मजबूत है, उससे रियासत से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर आप करप्शन के खिलाफ जहाद एक शुरू कर दें तो आपकी इकोनॉमी बुनियादी तौर पे अनडॉक्यूमेंटेड है, 2 नंबर इकोनॉमी है। आप देखेंगे कि मुल्क में कोहराम मच जाएगा, क्योंकि लोग भूखे मरना शुरू हो जाएंगे, वो इकोनॉमी बंद हो जाएगी। वो जैसे रुकेगी आपको फिर कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे, और कंप्रोमाइज ऐसे है जैसे आपने कहा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कि आप काम करें, हम नहीं पूछेंगे पैसा कहां से आया। आपने ताजर सड़कों पे आ गए, आपने कहा अच्छा ठीक है जी, हम आपको टैक्स नेट में फिलहाल नहीं लेते, जो कंडीशंस लगा रहे हैं उसमें नरमी कर देते हैं, आप काम करें, वो भी शुरू हो गए। इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा जी हम अपनी मिलें उठा के ढाका लेके जा रहे हैं, अगर आप बंदे बनेंगे तो हम यहाँ काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आपको कंप्रोमाइज करना पड़ गया, आपने कहा जी ठीक है, आपके केसेस जो हैं वो हम नैब में नहीं देंगे। ये कंप्रोमाइजेस कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है। करप्शन इस तरह फैली हुई है, इस तरह सरायत कर चुकी हुई है, और उसकी वजूहात क्या है? वजूहात बड़ी सब सिंपल है। जब हुक्मरान करप्शन करता है तो उसके हाथ में ताकत भी है, इख्तियार भी है, और माल भी बहुत है। लिहाजा यहां हुआ यही है कि हुक्मरान तबके ने लूटा है मुल्क को, और उनके साथ फिर जो उनके हमायती हवारी उन्होंने भी किया। अब यह है कि अगर मिसाल के तौर पे सिंध में आप जाके करप्शन के इल्जामात अगर हुक्मरानों पे हैं तो ढूंढना चाहें, तो आपका क्या ख्याल है, सबूत मिल जाएंगे? या सिंध की पुलिस जो है वो गवाह को जिंदा रहने देगी? वो आप साबित ही नहीं कर सकेंगे। जनरल साहब का जो आखिरी जुमला था वहां से शुरू करता हूं। इनके पास पैसे हैं, ये लोग खरीद लेते हैं। 12 अक्टूबर को जनाब परवेज मुशर्रफ, लेफ्टिनेंट जनरल, बल्कि जनरल रिटायर्ड, लेफ्टिनेंट तो बाकी होते हैं, वो आर्मी चीफ थे, उन्होंने एक त्यारा अगवा किया, और फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जा किया। फिर नवाज शरीफ, शाहिद खाकान, शहबाज शरीफ सब जेल में थे, और एक बीबी कुलसूम बाहर गाड़ी पे निकली थी। कोई लोग कहते हैं कि कोई मुस्लिम लीग नून तब तहरीक नहीं चला सकी, जो जनरल साहब ने कहा कि ये लोगों को बाहर ले आते हैं, वो सब जेल में थे। उनके घरों पे जो है वो पहरे बिठा दिए, घर कब्जे में ले लिए। सारी ताकत जो है इंतजामिया की, जुडिशरी की, सब ताबे थी जनाब परवेज मुशर्रफ के। क्या मियां नवाज शरीफ उनको पैसे दे के निकल गए? उस वक्त नैब के कौन सरबराह थे? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद उनका नाम था। उनको नवाज शरीफ ने पैसे दे दिए। जो कंसल्टेंट बने, जो उस वक्त प्रोसिक्यूटर थे नैब के, वो एक जनरल साहब के बेटे थे, खुद मेजर रिटायर्ड हैं, आलम उनके नाम में, फवाद आलम क्या आता है। फिर जो वहाँ से बैठे उनके साथ गुफ्तगू करने और नुमाइंदे बने ब्रॉडशीट के उस वक़्त के, वो कौन थे? वो नेवी से रिटायर्ड एक लेफ्टिनेंट है। अच्छा, इन सब को ख़रीद लिया नवाज शरीफ ने, लंदन बरतानिया को भी ख़रीद लिया, और आप उनको जेल में रखने के बावजूद कोई चीज़ उनके ऊपर साबित नहीं कर सके और ना उनसे कुछ ले सके। फिर अभी की अगर बात कर लें, 2.5 साल गुजर गए। आप वहाँ से शुरू हो जाएं दयामिर भाषा डैम से,
हमने 110 अरब रुपया लगाया 4 साल के अंदर। आए फैसल वावड़ा साहब फौजी बूट तो रख देते हैं टेबल पे लाके, वो 110 अरब में से करप्शन ढूंढ दे कि ये आपने करप्शन की है। हम था कोर्ट से शुरू हुए और हम सखर तक मोटरवे बना के चले गए। हम यहाँ मौजूद हैं, आइए कीजिए केस। मुराद सईद साहब ने कहा 400 अरब ले गए। भाई किस अदालत में आपने साबित किया, कहाँ आप लेके आए कि भाई ये 400 अरब यहाँ से हमने मोटरवे से खाया। हम लाहौर से चले, हमने सखर को साथ जोड़ दिया, हमने गवादर को कोयटा से जोड़ दिया, हमने 12,000 मेगावाट के कारखाने लगाए। कोई एक सबूत 2.5 साल में ला सका हमारे खिलाफ करप्शन का? और ये साहिबान जो ब्रॉडशीट के अंदर हैं, ये सारे मुकद्दस हैं, मोहतरम है, कोई नहीं इन्हें पूछेगा, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, कोई कटहरे में नहीं खड़ा करेगा। हुक्मरान और ताकतवर कौन है? सियासतदान। सियासतदानों को तो आप चौक चौराहे में पूछते हैं, उनको अदालतों में घसीटते हैं, और जो कुछ सर अभी इनको तक बात किया, पूरी करने दे, मैं आऊंगी आपके पास। जो कुछ अभी तक किया इस मुल्क के अंदर, कोई एडिशन पिछले 5 साल के अंदर आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल थी? सियासी इस्तेहकाम किसने दिया? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। बलोचों को सीने से लगाया, पश्तूनों को सीने से लगाया, पीटीआई को उनका मैंडेट दिया, सिंध में सिंध वालों को साथ लेके चले, कराची को अमन दिया, ठीक है, आपका बिजली जवाब आ दी गया। आपको, वक्त क्योंकि आपको 5.8 की ग्रोथ दी, आज 1.5 जैसे पे मैं है। आपसे इन सारी बातों का आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी वापस आपको। मुझे नुसरत से कमेंट लेने दें, वरना बदयांती हो जाएगी, टाइम मेरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। नुसरत, आप समझती हैं कि खान साहब ने सिर्फ सियासतदानों के और बिलखुसूस अपोजिशन के लोगों के ऊपर एहतसाब का नैरेटिव ज़्यादा उनका फोकस था? अगर वो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करते तो शायद आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मुख्तलिफ होती। इसमें थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूँगी इस बात से कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि तमाम इदारे, चाहे वो नैब है, चाहे अदालतें हैं, चाहे FIA, चाहे उनको आज़ाद छोड़ा गया। उनको रात को कोई फ़ोन करके नहीं कहता कि बेनज़ीर को इतनी सज़ा देना और इतने दिन उसको जेल में रखना। यहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं हो रही है। कहते रहे कि फलां बंदा आप जेल में जाएगा, वो चला जाता वो था। तो देखें, वो चीज़ ऐसी होती है जैसे रिटन ऑन द वॉल, वो चीज़ चल रही होती है, नज़र आ रहा होता है, टीवी पे हर वक्त होता है कि इतनी करप्शन, इतनी करप्शन, इतनी करप्शन। तो वो तो कोई बिल्कुल इलिटरेट आदमी जो है वो भी खड़ा होकर कह देगा अब इसकी बारी आई। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कहें कि जी हमें ख़ास इन्फॉर्मेशन मिलती है या हम ख़ास हिदायत देते हैं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, आप कह रही हैं सारे इदारे आज़ाद हैं। सारे इदारे आज़ाद हैं और वो अपनी आज़ादी से काम कर रहे हैं। और उसके बाद अगर किसी को पकड़ा जाता है या उनके ऊपर मुकदमे चलते हैं या कुछ और होता है, उसमें भी हमारा नहीं। आप देखें, हमारे सिटिंग मिनिस्टर्स को हटाया गया। प्राइम मिनिस्टर की तो आप ये देख लें कि उन्होंने पिछली दफ़ा सेनेट के इलेक्शन में 20 MPs को फारिग किया था। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज तक हिस्ट्री में पाकिस्तान की क्या, शायद दुनिया की हिस्ट्री में ना हुआ हो इस तरह। तो एक इस कदर ईमानदार आदमी, उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाना कि जी वो ये कर रहा है और ये कर रहा है, इस तरह कुछ भी नहीं कर रहा। ब्रेक से वापस आऊंगी जैन साहब आपके पास, फिर मैं सीधी आऊंगी। आपने जो जाफर साहब की बातों का जवाब देना है वो जवाब भी लेंगे। एक सवाल भी आपसे पूछना है, ब्रेक के बाद जी हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद। जैसे अब आपने जाफर साहब की बातों का जवाब देना है, लेकिन एक सवाल मैं उसमें ऐड करना चाहती हूँ। पाकिस्तान में हमेशा सियासतदान, वो किसी भी जमात के हों, चाहे वो PTI के हों, उनके ऊपर तो सवाल करना बड़ा आसान है। पाकिस्तान में और भी तो ताकतवर इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, जजेस हैं, जनरल्स हैं। आपको नहीं लगता कि हम उनके एहतसाब को, या जो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब की बात होती है, उसमें हम मुसलसल नाकाम रहे हैं या नहीं रहे? नहीं, हमने एहतसाब किया ही नहीं। देखिए, एक चीज ज़हन में रखिए कि जिसके पास हक़ हुक्मरानी होता है, सबसे पहले वो जवाबदेह होता है। सियासतदानों के पास हक़ हुक्मरानी, उनका दावा ये है कि वो हुक्मरानी करें, सिविलियन सुप्रीमेसी। और जब हमको वोट दिया जाता है तो एक बेहैसियत आदमी, जिसको वैसे उसकी कोई हैसियत नहीं, सिर्फ वोट के जरिए ये एतमाद उसको दे दिया जाता है कि अब आप वज़ीर आज़म होंगे और पूरे मुल्क के वसाइल आपको हम दे रहे हैं, आपको सौंप रहे हैं, हम समझते हैं कि आप ईमानदाराना तरीके से इसको चलाएं। वोट के अलावा और उसकी क्या खूबी है जिसकी वजह से उसको ये सारा पाकिस्तान का सरमाया पकड़ा दिया जाए? तो ये उसको जवाबदेह होना सबसे पहले होना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। फौज में जो कुछ, मैं जुडिशरी की बात नहीं करता, लेकिन आर्मी में जितनी सजाएं आर्मी देती है खुद लोगों को पकड़ पकड़ के,
और हमारी इंटेलिजेंस उनको ट्रेस आउट करती है अगर कोई ऐसी चीज हो, और वहां पे अगर कोई हो तो बड़ी छोटी चीजें होती हैं, गाड़ी का मिसयूज कर लिया, आदमी का मिसयूज कर लिया, ये वहां पे रिसोर्सेज आपको खुले नहीं मिलते इस तरह। सर मुरब्बे, यहाँ पे वो जमीनें, नहीं, वो जमीनें सर, नहीं वो अभी मुरब्बे भी खुद को ले ही नहीं सकता। DHA देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, रेगिस्तान में मैं लेफ्टिनेंट जनरल था, मैं जमीनें अलॉट मैंने की हैं लोगों को, मैं देता था हमारे अपने। एक क्राइटेरिया है कि शहीद हो गया उसकी फैमिली को देनी है, कोई आज़ाद किसी का चला गया उसको देनी है, किसी ने मेरिटोरियस सर्विसेज की बहुत उसकी बड़े कई उसके बाद तमगे चीजें हैं उसको देनी है। ये अंग्रेजों के वक्तों का चला रहा है सिलसिला। हम पंजाब गवर्नमेंट को लिखते थे कि जी आप हमें कोई अपनी वेस्ट लैंड बता दें जो आप आबाद करवाना चाहते हैं, हम लोगों को दे देंगे। वो डेजर्ट में हमें जमीनें अलॉट करते थे कि जी आपको ये इतने 1000 एकड़ जमीन है, ये आप बांट लें। और हमने एक स्केल वहां पे मुकर्रर किया हुआ है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अप्रूव्ड है कि आप मेजर जनरल को ये इस साइज की दे सकते हैं, ब्रिगेडियर को इस साइज की, लेफ्टिनेंट कर्नल को ये, वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में वहां मौजूद है। जैसे ये बहस तो वो सबको नहीं मिलती। ठीक है, बहस कहीं और चली जाएगी। ब्यूरोक्रेसी भी है जिसमें 21वें 22वें ग्रेड के अफसर की तनख्वाहें देखें, उनके घर देखें, उनके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। कर रहा मैं बात कर रहा हूं कि जो फौज में सिस्टम जिसका मैं खुद जिम्मेदार रहा हूं, डिसिप्लिन का इंचार्ज रहा हूं मैं आर्मी का, मैं अपनी चीज बता रहा हूं कि वहां पे ये तरीकाकार के मुताबिक है, कोई खुद ले नहीं सकता। वहां पे ऐसा है ही नहीं कि मैं चाहूं कि जी बाकी सिचुएशन का भी फौरन से मुझे एक जुमले में तज्जिया दे दें कि क्या हम बाकी ताकतवर तबकों का कर सकते हैं? दूसरी बात ये है, नहीं बाकी इदारों का ये करें, मैं तजवीज देता हूं जो फौज का इंतजाम है वो बाहर लागू कर दें। अगर करप्शन नहीं खत्म होगी मुझे पकड़ लें। जब ये हम कहते हैं तो रोना शुरू, ऐसे जैसे मां मर जाती किसी की रोना शुरू कर देते हैं कि जनाब लो जी वो निजाम हमारे ऊपर क्यों लगे। भाई अगर वो बड़ा अच्छा है उसकी वजह से लोग वहां बच रहे हैं तो आप भी बचेंगे, आप भी मजे करें। वो निजाम इधर लाजी क्यों नहीं करते ये? मैं तो हजारों दफा मैंने अपने प्रोग्रामों में भी कहा है कि भाई ये करके तो देखें। आप जो इल्जाम तराशियां करते हैं, परसेप्शन जैसे हम कहते हैं, वो क्रिएट की है इन्हीं लोगों ने कि ये फौज करके इन्होंने, और सर ऐसा फौज पाकिस्तान का हिस्सा है ना, रियासत से अलग तो निजाम नहीं है ना फौज का। कुर्बानी भी तो नहीं उनका निजाम देखें, उसकी वजह है। मिसाल के तौर पे एक मेजर के ऊपर आपने इल्जाम रख दिया, उसको मैं सिविल की अदालतों में या सिविल नैब के सामने चला दूं, वो तो 10 साल यहां बैठा रहेगा पिंडी में, वो तो महाज पे कभी जाएगा नहीं क्योंकि फारग ही नहीं होगा। हमने वहां पे 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसका फैसला करना है। ठीक हो गया। फौज उसको 6-8 हफ्ते में फारिग करके तजवीज ये कि फौज का निजाम ले आए। ठीक है, पहले हम जाफर साहब आपके पास आते हैं, फिर हम और जो मैं जाफर साहब से जो बात कहना चाह रहा था वो ये थी कि जनाब आप सारी बातें ठीक करते हैं, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। पहली बात यह कि अगर मियां साहब बिल्कुल साफ सुथरे थे तो पहले ये मुझे बताएं कि इन्होंने फिर जाली डॉक्यूमेंट्स क्यों दी यहां पे? और इंग्लैंड में जो वहां पे लटका हुआ केस वहां पे जिसमें पेंट हाउस पायरेट्स का खिताब, और उन्होंने दर्जनों जायदादों की तस्वीरें छाप के अखबार में फ्रंट पेज उन्होंने दिया था, उनको क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने? मेरी परसेप्शन तो वहां से बन गई। एक और चीज आखिरी एक चीज और मैं कह रहा हूं, जहां तक मुशर्रफ का ताल्लुक है, मुशर्रफ ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए ये सारे लोग छोड़े। उसने एनआरओ किया, मुशर्रफ ने किसी को सजा नहीं दी। ठीक है जाफर साहब, तो मुशर्रफ को अपने हुकूमत से मैंने सारी जिंदगी इसी वजह से कहा है मैं किसी फौजी को देखना नहीं चाहता यहाँ पे, क्योंकि फौजी हुक्मरान जाते हुए यहाँ हमें नवाज शरीफ दे गया या भुट्टो दे गया जो आज दिन तक जिंदा इस मुल्क को खा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने जाली डॉक्यूमेंट दिए, तो तबाही फेरी है, हमने जो कुछ देखे गए हैं वो तो आप सब देख रहे हैं। वो जो व्हाट्सएप पे सुप्रीम कोर्ट चलती थी साकिब निसार साहब की, वो मियां नवाज शरीफ को, मियां नवाज शरीफ ने, ये जनरल साहब ने कहा जाली डॉक्यूमेंट दिया। मियां नवाज शरीफ को किस बात पे सजा मिली सुप्रीम कोर्ट से? अकामे पे, झूठ बोलने पे, अकामे पे। जनरल साहब हौसला, जनरल साहब हौसला, अकामा क्यों लिया जाता है? अकामा क्यों लिया जाता है ये भी तो बताइए। हौसला, अकामे पे सजा मिली, किसी जाली डॉक्यूमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने सजा नहीं दी। जनरल साहब हौसला। अच्छा चलिए बात एक जरा सबर, क्या है लॉन्ड्रिंग के लिए जाता है। फिर कौन सा बरतानिया की अदालत में, सारी अकामे के जरिए, बरतानिया की अदालत में जो ब्रॉडशीट ने पेश किया वो GIT रिपोर्ट थी, जिसे आज की हुकूमत डिनाई कर रही है कि नहीं जी इसकी यहाँ पे वो दुरुस्ती वहां गलत कर रही है। कोई किसी बरतानिया की अदालत ने मियां नवाज शरीफ की कोई प्रॉपर्टी इलीगल नहीं डिक्लेयर की और कोई हुकूमत पाकिस्तान को वापस नहीं की। मलिक रियाज का 400 अरब था वो दिया और वो ये हुकूमत एडजस्ट कर रही है काबुल कर। एक मिनट,
जनरल जुर्म साहब ने है। कहा कि कोई गलत हैसियत कर नहीं रही है। होती वोट लेके, कोई हैसियत नहीं होती वोट लेके। आप आइए मैदान में, जनरल मुशर्रफ भी आए थे वोट लेने, कितने वोट मिले? हैसियत होती है, आप मैं हैसियत तो मुशर्रफ के समझे। मायने फिर नहीं ये कर कह रहे रहा। हैं, मुशर्रफ आपको जनरल जरदारी दे साहब ने गया। कहा, जनरल साहब हौसला, रोक करके। ये कहते हैं फौज का, फौजी ऑफिसर्स का कानून लागू कर दें, मेरे लिए ऑफिसर वार्ड बिल्कुल बना दें करें। अलग से, मुझे डीएचए में प्लॉट दे दें, मुझे भी चाहिए, मेरे बच्चे अमेरिका में पढ़ें वो भी ठीक है, मेरे पापा जॉन्स पिज्जा बन जाए वो भी ठीक है। अच्छा, ठीक ये सारी आप सहूलतें देखें- अच्छा, ये ऐसी क्यों नहीं बहस है देंगे? कि जिसका कोई नतीजा मुझे देखिए, नुसरत से- जनरल please मुशर्रफ को, मुझे- जनरल नुसरत- मुशर्रफ ठीक को है। अदालत ने सजा बाबा दी वालों ने अपनी और कॉलोनी बनाई हुई है, BGIS आप क्या BGIS कहते वालों ने हैं? अपनी नुसरत- कॉलोनी बनाई हुई है, BGIS जजों ने क्या अपनी कहते कॉलोनी हैं? बनाई हुई है, नुसरत- मीडिया ने किस अपनी बनाई हुई है। तशवीश है? आप फौज की दोनों- तकलीफ आप है, देखिए, तो आप दोनों उसका साइड मोशन बात- लग जाते हैं जब जैन फौज की साहब- कहते हैं तो जैन साहब- सारे रहना भी वहां चाहते हैं, जैन साहब, सारे जैन- जाके मरते भी जनरल वहीं हैं। साहब- जैन हाँ जी, साहब, आप- भी वही जनरल है, क्यानी जब- कहाँ रह रहे हैं? जैसा- साहब जनरल क्यानी कहाँ रह रहे हैं? राहील शरीफ कहाँ पे हैं? बताइए जरा जाफर दोनों साहब का। जरा तो एक पोस्ट मिनट। में बताए ना, अच्छा, पोस्ट एक में मिनट, बताने दे। तो बिल्कुल DHA में बहस किसी और तरफ बताने चली गई देना। है। आप मेहरबानी करें दोनों मुझे DHA में सिर्फ- रहते हैं ये। ठीक है, जैसा मुझे सिर्फ नुसरत से जी, नुसरत आखिरी तो कहो। हम मॉडल टाउन में रहते हैं। जी देखिए, इन्होंने अकामा की बात की। अकामा तो बनाया ही सिर्फ इसलिए जाता चलिए, है हम कि आपको छोड़ें, आप ये बताइए कि इलीगल जो मनी ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है, इसके ऊपर आप हुकूमत अपनी स्ट्रेटजी को मनी तब्दील लॉन्ड्रिंग करेगी। का सबसे बड़ा देखिए, हम इंस्ट्रूमेंट अब ज्यादा विजिलेंट हो जाएंगे। इससे कितने पहले ये था जर्नैलों कि के पास कोई अकामे हैं मिनिस्टर नहीं जनाब? था, कोई वो नहीं था आसिफ जो बाजवा साहब इन्वॉल्व की है फैमिली से इसमें। शुरू कर लें। अच्छा, 450 लोगों के नाम आए थे पनामा में, किसी एक का जर्नैल का नहीं था। बिल्कुल हैं जर्नैलों के नाम। जाफर साहब प्लीज ना, ये देखिए, ब्रॉडशीट मेरे- में भी मेरे है। प्रोग्राम ब्रॉडशीट का- में भी नहीं, है आप जर्नैलों दोनों के नाम। तो बात नहीं करने दे रहे आप दोनों। जनरल साहब बोली जा रहे हैं, वो नहीं, सियासतदानों अच्छा, पे मैं- बात करेंगे, मैं करूंगा। नहीं, आपने पूरी बात की, मैंने आपकी बात भी सुनी, मेरे जैन साहब की बात, खातून को बात करने दे, बात मैंने यहाँ पे कंक्लूड करनी है, क्योंकि बहस ऐसी है आपकी जैन साहब की, मैं इसके ऊपर 1-2 प्रोग्राम और रख लूंगी, आपको जैन साहब को दोबारा जरूर, बुला लूंगी। जरूर, जी जरूर, नुसरत जी, मैं ये कह रही थी कि देखें, इस वक्त जो भी करप्शन की चीज़ें हैं उसमें कोई मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं है, अपर बॉडी बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। नीचे जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छी तरह देखना पड़ेगा अब हो क्या रहा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स, मिडिलमैन, ये लोग अपोजिशन के लोग टीवी पे आके कहते हैं आपके वजीर करप्शन करते हैं। खान साहब पूछे तो सही किसी से। क्यों नहीं पूछते? रोज़ाना मीटिंग होती है, रोज़ाना मीटिंग होती है। अब उन्होंने खवातीन के साथ भी रोज़ाना तो नहीं, मतलब हर मंगल या बुध को अब वो मीटिंग करेंगे हम लोगों आपके के लिए साथ हुकूमत भी। विजिलेंट हो जाएगी। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा, और जो अगर करप्शन हो रही है तो उसको ख़त्म किया जाएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही जी। ये बहस ऐसी है कि इसका कोई एंड नहीं है, लेकिन मैं चाह रही थी कि हम कोई किसी कंक्लूजन पे इस गुफ्तगू को लेके जाए। अगली नशिस्त में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।